नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो शायद आपने पहले कभी डिटेल में सुनी हो या फिर सिर्फ हेडलाइंस में देखी हो। लेकिन मैं आपको प्रॉमिस करता हूं, आज के बाद आप दुनिया को थोड़ा अलग नजर से देखोगे, क्योंकि ये कहानी है पावर की, मनी की और सबसे बड़ी बात, साइलेंस की। तो रेडी हो? चलिए शुरू करते हैं। पार्ट 1, जेफरी एप्स्टीन कौन था? देखिए, 1953 में ब्रुकलिन न्यूयॉर्क में एक लड़का पैदा हुआ। नाम था जेफरी एप्स्टीन। सिंपल मिडिल क्लास फैमिली, कुछ खास नहीं। लेकिन इस लड़के के अंदर था मैथमेटिक्स और फिजिक्स का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट। 1974 में सिर्फ 21 साल की उम्र में वो बन गया मैनहट्टन के एक प्रेस्टिजियस स्कूल का टीचर, डाल्टन स्कूल। वेरी एलीट स्कूल, वेरी पावरफुल फैमिलीज के बच्चे पढ़ते थे वहां। और यहां से शुरू हुई उसकी जर्नी पावर के कॉरिडोर्स में। कैसे? एक स्टूडेंट के फादर से मिली उसकी, जिसका नाम था एलन ग्रीनबर्ग, और ये बंदा था बेयर स्टर्न्स इन्वेस्टमेंट बैंक का सीईओ। अब समझिए, टीचर से सीधा इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में एंट्री। 1976 में छोड़ दिया टीचिंग और ज्वाइन कर लिया बेयर स्टर्न्स, और देखते ही देखते 1981 तक अपनी खुद की कंसल्टिंग फर्म खोल ली, इंटरकॉन्टिनेंटल एसेट्स ग्रुप। पर ये तो बस ट्रेलर था, असली पिक्चर अभी बाकी थी। क्योंकि एप्स्टीन ने अट्रैक्ट किया लेस्ली वेक्सनर को, विक्टोरिया सीक्रेट का फाउंडर, बिलियनेयर, और वेक्सनर ने एप्स्टीन को दे दिया अपनी पूरी वेल्थ मैनेज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब इमेजिन कीजिए, एक टीचर जो कुछ सालों में बन गया बिलियनेयर्स का मनी मैनेजर, और उसके साथ आई अनलिमिटेड मनी, प्राइवेट जेट्स, प्रॉपर्टीज, कैरिबियन में प्राइवेट आइलैंड दोस्तों, मैनहट्टन में 7 स्टोरी मैंशन, पाम बीच में विला, न्यू मैक्सिको में रैंच, पेरिस में अपार्टमेंट। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट, उसके पास आ गए कनेक्शंस, प्रेसिडेंट्स, प्रिंसेस, साइंटिस्ट्स, सेलिब्रिटीज, बिजनेस मैग्नेट्स। लोग सोचते थे ये बंदा है जीनियस इन्वेस्टर, फिलैंथ्रोपिस्ट है, इंटेलेक्चुअल है, यूनिवर्सिटीज को मिलियंस डोनेट करता है। पर रियलिटी बिल्कुल अलग थी। दोस्तों, अब जो मैं बताने जा रहा हूं वो काफ़ी अनकंफर्टेबल हो सकता है, पर इसे इग्नोर करना भी ठीक नहीं है। क्योंकि जब तक हम सच को समझने की कोशिश नहीं करते, तब तक किसी भी तरह का बदलाव पॉसिबल नहीं होता। 2002 से, शायद उससे भी पहले से, जेफरी एप्स्टीन एक इलीगल नेटवर्क चला रहा था जिसमें माइनर्स का सिस्टमैटिक मिसयूज हो रहा था। उसके टारगेट्स होती थी कम उम्र लड़कियां, 14, 15, 16 साल के आसपास। ये कोई आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं था, ये एक वेल प्लान्ड ऑर्गेनाइज सेटअप था जो सालों तक चला। इसका एक क्लियर पैटर्न था। सबसे पहले इकोनॉमिकली वीक या इमोशनली वल्नरेबल फैमिलीज से लड़कियों को आइडेंटिफाई किया जाता था। उन्हें पैसों का लालच दिया जाता था। बताया जाता था कि काम सिंपल है, सिर्फ मसाज सर्विसेज देनी है। जो लड़कियां फाइनेंशियल प्रेशर या फैमिली इश्यूज से जूझ रही होती थीं, वो इस बात पर भरोसा कर लेती थीं। इसके बाद शुरू होता था ग्रूमिंग प्रोसेस, मतलब धीरे धीरे ट्रस्ट बिल्ड करना, उन्हें कंफर्टेबल बनाना, सिचुएशन को नॉर्मल दिखाना, और फिर होता था एक्सप्लॉयटेशन। सबसे डिस्टर्बिंग बात ये थी कि विक्टिम्स पर प्रेशर डाला जाता था ताकि वो और लड़कियों को इस नेटवर्क में लाने में मदद करें। इस सिस्टम को अगर एक शब्द में समझें तो ये एक पिरामिड जैसा स्ट्रक्चर था, लेकिन यहाँ प्रोडक्ट नहीं, लोग यूज हो रहे थे। हंड्रेड्स, शायद थाउजेंड्स ऑफ माइनर्स, एक पूरी डेकेड से ज्यादा समय तक। पाम बीच, मैनहट्टन, न्यू मैक्सिको, उसका कैरिबियन आइलैंड रेसिडेंस और लंदन, मल्टीपल लोकेशंस इन्वॉल्व थी। और इस पूरे ऑपरेशन में उसकी सबसे क्लोज एसोसिएट थी गिस्लेन मैक्सवेल। गिस्लेन मैक्सवेल एक ब्रिटिश सोशलाइट थी। वो मीडिया टाइकून रॉबर्ट मैक्सवेल की बेटी थी और एलीट सोशल सर्कल्स में उसकी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस थी। 1990s में वो एप्स्टीन की रोमांटिक पार्टनर थी और बाद में उसकी क्लोजेस्ट एसोसिएट बन गई। पर उसका रोल सिर्फ पर्सनल रिलेशनशिप तक लिमिटेड नहीं था। वो एक्टिवली इस नेटवर्क को चलाने में मदद करती थी। कैसे? वो यंग गर्ल्स से फ्रेंडशिप करती थी, उन्हें शॉपिंग ले जाती थी, उनकी लाइफ के बारे में बात करती थी, खुद को मेंटर या गाइड के रूप में प्रेजेंट करती थी। लड़कियां इसलिए ज्यादा कंफर्टेबल फील करती थीं क्योंकि वो एक अडल्ट वुमेन थी जो सिचुएशन को अप्रूव कर रही थी। विक्टिम्स के स्टेटमेंट्स के मुताबिक वो इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर को नॉर्मल दिखाती थीं, सेंसिटिव टॉपिक्स पर ओपनली बात करती थीं और कई सिचुएशंस में प्रेजेंट भी रहती थीं।
1994 से 2004 तक लगभग 10 साल तक ये सब चलता रहा। आखिरकार दिसंबर 2021 में गिस्लेन मैक्सवेल को फेडरल कोर्ट में मल्टीपल चार्जेस में गिल्टी पाया गया। उसे 20 इयर्स की प्रिजन सेंटेंस दी गई। आज भी वो ये क्लेम करती हैं कि उसे एप्स्टीन के एक्शंस के बारे में पूरी जानकारी नहीं थी। पर अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर ये सब सालों तक हो रहा था तो अथॉरिटीज़ कहाँ थीं? लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज क्या कर रही थीं? इसी सवाल के साथ चलिए अब इस कहानी के अगले और भी डार्क चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। एक ऐसी कहानी जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। मार्च 2005, पाम बीच, फ्लोरिडा। एक 14 साल की बच्ची अपनी पेरेंट्स के साथ पुलिस स्टेशन गई। रिपोर्ट किया कि जेफरी एप्स्टीन ने उसका सेक्सुअल अब्यूज किया है और पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की। और जब उन्होंने डिग किया तो निकले डजन्स ऑफ विक्टिम्स, 40, 50, क्या पता कितनी और। एफबीआई ने ओपन किया ऑपरेशन लीप ईयर। मई 2007 तक फेडरल प्रोसिक्यूटर मरी विलाफाना ने तैयार कर लिया एक 53 पेज 60 काउंट इंडाइटमेंट प्लस 82 पेज मेमो, सारे एविडेंस के साथ। मतलब क्लियर था कि ये केस स्ट्रांग है। पर फिर जो हुआ उसको लीगल एक्सपर्ट्स ने बाद में बुलाया अ नेशनल डिस्ग्रेस। क्या हुआ? अलेक्जेंडर अकोस्टा, जो थे यूएस अटॉर्नी फॉर सदर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ फ्लोरिडा, उन्होंने एप्स्टीन के लॉयर्स के साथ एक डील कर ली। नॉन प्रोसिक्यूशन अग्रीमेंट, मतलब फेडरल गवर्नमेंट एप्स्टीन को प्रोसिक्यूट नहीं करेगी। इन एक्सचेंज एप्स्टीन प्लीड गिल्टी करेगा सिर्फ 2 स्टेट चार्जेस में। कौन से चार्जेस? सोलिसिटिंग प्रोस्टिट्यूशन और सोलिसिटिंग अ माइनर फॉर प्रोस्टिट्यूशन। सेंटेंस 18 महीने, लेकिन प्राइवेट विंग ऑफ पाम बीच काउंटी स्टॉकेड में, मतलब नॉर्मल जेल नहीं। प्लस वर्क रिलीज 6 डेज अ वीक, मतलब 12 घंटे बाहर ऑफिस में काम कर सकता था। और एक्चुअल में सर्व किए सिर्फ 13 मंथ्स। पर सबसे बड़ी बात, इस डील ने इम्यूनिटी दे दी एप्स्टीन के साथ साथ उसके सारे को कंस्पिरेटर्स को भी, नेम्ड अननेम्ड सबको। मतलब जो लोग भी इन्वॉल्व थे वो प्रोटेक्टेड हो गए। और सबसे ब्रूटल पार्ट, विक्टिम्स को बताया तक नहीं गया। वो बच्चियां जिन्होंने रिपोर्ट किया था, जिन्होंने कोऑपरेट किया था इन्वेस्टिगेशन में, उन्हें ये डील के बारे में इन्फॉर्म तक नहीं किया गया। बाद में एक फेडरल जज ने रूल किया कि ये वायलेट करता है क्राइम विक्टिम्स राइट्स एक्ट को। 2020 में डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की इंटरनल रिव्यू में क्लियरली कहा गया कि अकोस्टा ने शो किया पुअर जजमेंट। पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एफबीआई की इन्वेस्टिगेशन शटडाउन हो गई थी और एप्स्टीन वापस नॉर्मल लाइफ में आ गया। 11 साल तक वो फ्री था। 2019, जस्टिस की एक कोशिश। जुलाई 2019, मायामी हेराल्ड की जर्नलिस्ट जूली के ब्राउन ने पब्लिश किया एक एक्सप्लोसिव इन्वेस्टिगेटिव सीरीज। उसमें सारी डिटेल्स, सारे विक्टिम्स के अकाउंट्स, उस शेमफुल प्ली डील की पूरी कहानी। और पब्लिक आउटरीच इतना हुआ कि एफबीआई को एक्शन लेना पड़ा। 6 जुलाई 2019, जेफरी एप्स्टीन जब फ्रांस से वापस आ रहा था, एफबीआई ने अरेस्ट कर लिया टीटरबोरो एयरपोर्ट, न्यू जर्सी में। चार्जेस सेक्स ट्रैफिकिंग ऑफ माइनर्स, कंस्पिरेसी। और जब एफबीआई ने सर्च किया उसका मैनहट्टन टाउन हाउस तो मिले हंड्रेड्स, शायद थाउजेंड्स ऑफ फोटोग्राफ्स यंग गर्ल्स के, अंडर एज। एक लॉक्ड सेफ में मिले सीडीज, लेबल्स थे यंगर, नेम, मिस्क, न्यूड्स। अब फाइनली लगता था जस्टिस मिलेगी। एप्स्टीन को रखा गया मेट्रोपॉलिटन करेक्शनल सेंटर मैनहट्टन में। बेल डिनाइड, ट्रायल होना था। पर फिर 10 अगस्त 2019, सुबह गार्ड्स को मिला एप्स्टीन डेड इन हिज सेल। ऑफिशियल रूलिंग सुसाइड बाय हैंगिंग। लेकिन दोस्तों, ये एंडिंग इतनी साफ सुथरी नहीं है। सिक्योरिटी कैमरास मैल फंक्शन हुए, गार्ड्स सो रहे थे, सुसाइड वॉच से हटाया गया था उसको। 2025 में एफबीआई ने सीसीटीवी फुटेज रिलीज की जो सपोर्ट करता है सुसाइड थ्योरी को। पर आज भी बहुत लोग बिलीव नहीं करते। कंस्पिरेसी थ्योरीज आज भी चलती हैं, क्योंकि विद एप्स्टीन्स डेथ वो इन्फॉर्मेशन जो सिर्फ उसके पास थी वो भी चली गई। नेम्स, डिटेल्स, एविडेंस, सब कुछ चला गया। अब आते हैं असली मुद्दे पर, एप्स्टीन फाइल्स। मतलब क्या है ये? दोस्तों, एफबीआई, डीओजे, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, उनके पास है 6 मिलियन से ज्यादा पेजेस,
डॉक्यूमेंट्स, इमेजेस, वीडियोस, ईमेल्स, फ्लाइट लॉग्स, फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, फोन रिकॉर्ड्स, पूरी कहानी, पूरा नेटवर्क, सबके नाम। और पब्लिक, विक्टिम्स, लॉ मेकर्स सब चाहते हैं कि ये फाइल्स पब्लिक हो जाएं। पर 2024 का यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन था। डोनाल्ड ट्रंप और उनके एलाइज ने प्रॉमिस किया अगर वो जीतेंगे तो रिलीज कर देंगे एप्स्टीन फाइल्स। कैंपेन में उनके एलाइज जेडी वैंस, डोनाल्ड ट्रंप जूनियर, काश पटेल सब बोल रहे थे कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन हाइड कर रही है क्लाइंट लिस्ट। पब्लिक में बहुत एंथुसियाज्म था। जनवरी 2025 ट्रंप ऑफिस में आए, पर फिर सडनली वो कहने लगे ये सब एप्स्टीन होक्स है, डेमोक्रेटिक पार्टी का डिस्ट्रैक्शन है। जुलाई 2025 में डीओजे ने मेमो रिलीज किया कहते हुए कोई क्लाइंट लिस्ट एग्जिस्ट नहीं करता। पब्लिक, विक्टिम्स सब नाराज हो गए। तो फाइनली बायपार्टिजन प्रेशर के चलते कांग्रेस में एक बिल आया, एप्स्टीन फाइल्स ट्रांसपेरेंसी एक्ट। 18 नवंबर 2025 हाउस में वोट 427 to 1, सेनेट यूनानिमस। ट्रंप ने साइन कर दिया 19 नवंबर। लॉ कहता था 30 डेज में रिलीज करो सारी फाइल्स। और दोस्तों 19 दिसंबर 2025 इनिशियल रिलीज हुआ, पर हेविली रिडैक्टेड, इनकम्प्लीट, डिसऑर्गेनाइज्ड। 30 जनवरी 2026 बड़ा रिलीज हुआ, 3 मिलियन पेजेस, 2000 वीडियोस, 1,80,000 इमेजेस, टोटल 3.5 मिलियन पेजेस। पर डीओजे ने एक्सेप्ट किया कि टोटल 6 मिलियन पेजेस क्वालिफाई करते हैं, मतलब आधी फाइल्स अभी भी विदहेल्ड हैं। और ये जो रिलीज हुआ है उसमें भी मेजर प्रॉब्लम्स हैं। द रिडक्शन स्कैंडल। देखिए, लॉ कहता था विक्टिम्स की आइडेंटिटी प्रोटेक्ट करो, पर क्या हुआ? विक्टिम्स के नेम्स अनरिडैक्टेड रह गए, फेसेस विजिबल, लेकिन पावरफुल मेन के नेम्स, फेसेस सब रिडैक्टेड। एक एफबीआई इंटरव्यू है जिसमें एक विक्टिम ने डिस्क्राइब किया कि गिस्लेन मैक्सवेल ने उसको इंट्रोड्यूस कराया डोनाल्ड ट्रंप और अदर पावरफुल मैन को। उस विक्टिम का नाम रिडैक्टेड नहीं है, पर उन पावरफुल मैन के नाम ट्रंप के अलावा सब रिडैक्टेड हैं। सर्वाइवर एनी फार्मर, जिन्होंने टेस्टिफाई किया था एप्स्टीन और मैक्सवेल के अगेंस्ट, वो कहती हैं इट फील्स लाइक वेपनाइज्ड इनकॉम्पिटेंस। डॉक्यूमेंट्स हैं जिसमें 50 नाम है और सिर्फ एक रिडैक्टेड है। कैसे हो सकता है ये जेन्युइन मिस्टेक? प्लस डीओजे ने रिलीज कर दिया एक फेक डॉक्यूमेंट भी, लेटर सपोज टू बी फ्रॉम एप्स्टीन टू लैरी नासा, वो भी कन्विक्टेड सेक्स ऑफेंडर। पूरी दुनिया में वायरल हो गया, फिर अनाउंस किया ओ सॉरी ये फेक था। जब पूछा गया व्हाई रिलीज अ फेक डॉक्यूमेंट, डीओजे का आंसर, द लॉ सेज रिलीज एवरीथिंग रिलेटेड टू एप्स्टीन, इवन फेक्स। और सबसे इंपॉर्टेंट, डेप्यूटी अटॉर्नी जनरल टॉड ब्लैंच ने क्लियरली कह दिया, नो न्यू चार्जेस लाइकली डिस्पाइट नेम्स इन फाइल्स, एविडेंस ऑफ नेटवर्क, गिस्लेन मैक्सवेल क्लेमिंग 29 एसोसिएट्स गॉट सीक्रेट सेटलमेंट्स। कोई भी प्रोसिक्यूट नहीं होगा। तो अब आता है सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, फाइल्स में एक्चुअली किसके नाम है। पहले ये समझ लीजिए, फाइल्स में नाम होने का मतलब ये नहीं है कि वो गिल्टी है। बहुत लोग सिंपली मेंशन्ड हैं क्योंकि उन्होंने एप्स्टीन के साथ बिजनेस किया या इवेंट्स अटेंड किए जहां वो था। पर ये जरूर बताता है कि एप्स्टीन का नेटवर्क कितना बड़ा था। पॉलिटिकल फिगर्स की बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप, उनका नाम बहुत ज्यादा है फाइल्स में, स्पेशली एप्स्टीन की ईमेल्स और टेक्स्ट मैसेजेस में। डॉक्यूमेंट्स शो करते हैं कि एप्स्टीन ऑब्सेस था ट्रंप की प्रेसिडेंसी के बारे में। फोटोग्राफ्स हैं ट्रंप के एप्स्टीन और मैक्सवेल के साथ 1990s में। फ्लाइट लॉग्स बताते हैं ट्रंप फ्लू ऑन एप्स्टीन्स प्लेन। ट्रंप ने खुद कहा है कि उन्होंने 2004 में टाइस कट कर लिए थे एप्स्टीन से। ट्रंप डिनाई करते हैं कोई रॉन्ग डूइंग और उन पर कोई चार्जेस नहीं हैं। बिल क्लिंटन, मल्टीपल फोटोग्राफ्स हैं क्लिंटन के एप्स्टीन और मैक्सवेल के साथ, इंक्लूडिंग 2002 लंदन ट्रिप जिसमें केविन स्पेसी भी था। फ्लाइट लॉग्स शो करते हैं क्लिंटन फ्लू ऑन एप्स्टीन्स जेट्स मल्टीपल टाइम्स। क्लिंटन का ऑफिस कहता है ये सब एप्स्टीन के अरेस्ट से पहले हुआ था और उन्हें कोई नॉलेज नहीं थी। क्लिंटन पर भी कोई चार्जेस नहीं है। एंड्रू माउंटबेटन विंजर, जो पहले प्रिंस एंड्रू थे, उनका नाम सबसे प्रोमिनेंटली फीचर्ड है। फोटोग्राफ्स हैं वेरियस लोकेशंस पर एप्स्टीन और मैक्सवेल के साथ। लेटेस्ट रिलीज में फोटोग्राफ्स आए हैं जो शो करते हैं एंड्रू को एक क्वेश्चनेबल पोजीशन में। वर्जीनिया जियोफ्रे, जो अप्रैल 2025 में ट्रैजिकली डाई कर गई सुसाइड से, उन्होंने क्लेम किया था कि उन्हें फोर्स किया गया था एंड्रू के साथ जब वो अंडर एज थी। एंड्रू ने कंसिस्टेंटली डिनाई किया है। उनके लॉयर नेगोशिएशंस फेल हो गई थी टेस्टिमनी देने के लिए। बिजनेस और एकेडमिक फिगर्स की बात करें तो लैरी समर्स,
फॉर्मर हार्वर्ड प्रेसिडेंट और ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन में ट्रेजरी सेक्रेटरी। एक्सटेंसिव ईमेल्स थे एप्स्टीन के साथ, इवन आफ्टर 2008 कन्विक्शन। रीसेंट रिलीजेस के बाद समर्स ने रिजाइन कर दिया ओपन एआई बोर्ड से और हार्वर्ड से भी टीचिंग छोड़ दी। इलॉन मस्क का नाम अपीयर होता है फाइल्स में, दो डिटेल्स अनक्लियर हैं। मस्क डिनाई करते हैं रॉन्ग डूइंग। नॉम चॉम्स्की, रिनाउंड लिंग्विस्ट, एक लेटर है जिसमें वो एप्स्टीन को हाईली वैल्यूड फ्रेंड बोलते हैं और कहते हैं एप्स्टीन कॉन्स्टेंटली रेजेस सर्जिंग क्वेश्चंस। स्टीव बैनन, ट्रम्प के फॉर्मर स्ट्रैटेजिस्ट, मैसेजेस थे एप्स्टीन के साथ अबाउट बिल्डिंग फार राइट पॉलिटिकल मूवमेंट इन यूरोप। पीटर मैंडलसन, फॉर्मर यूके पॉलिटिशियन, क्लोज रिलेशनशिप मेंटेन किया इवन आफ्टर एप्स्टीन की 2008 कन्विक्शन। डॉक्यूमेंट्स शो करते हैं वो अटेंड करते थे एप्स्टीन की पार्टीज और इंट्रोड्यूस करते थे पॉलिटिकल फिगर्स को। लेटेस्ट रिलीजेस के बाद प्रेशर है कि वो रिजाइन करे हाउस ऑफ लॉर्ड्स से। एंटरटेनमेंट फिगर्स में माइकल जैक्सन का नाम है, केविन स्पेसी का नाम है, पर कोई एविडेंस नहीं है कि इन्हें एप्स्टीन के क्राइम्स का नॉलेज था या इन्वॉल्वमेंट था। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन, क्लाइंट लिस्ट का। बहुत लोग पूछते हैं क्या एक ऐसी लिस्ट है मेन की जिन्होंने एप्स्टीन से गर्ल्स को ट्रैफिक करवाया। ब्रैडली एडवर्ड्स, जो रिप्रेजेंट करते हैं 200 से ज्यादा सर्वाइवर्स को, कहते हैं उन्होंने कभी ऐसी लिस्ट नहीं देखी। वो कहते हैं एप्स्टीन शायद रिमेंबर करता होगा, इट वॉजंट दैट मैनी वुमेन एंड इट वॉजंट दैट मैनी मैन। जुलाई 2025 डीओजे मेमो ने भी कंक्लूड किया कि कोई कॉम्प्रिहेंसिव क्लाइंट लिस्ट एग्जिस्ट नहीं करती, पर फाइल्स में एक्सटेंसिव फ्लाइट लॉग्स हैं, फोन रिकॉर्ड्स हैं, ईमेल्स हैं जो शो करते हैं कि एप्स्टीन का नेटवर्क कितना वास्ट था। और सबसे कंट्रोवर्शियल बात, गिस्लेन मैक्सवेल ने जनवरी 2026 में हेबियस पिटीशन फाइल किया, क्लेमिंग कि 29 एप्स्टीन एसोसिएट्स को सीक्रेट सेटलमेंट डील्स मिले थे डीओजे से, 25 मेन और 4 पोटेंशियल को-कॉन्स्पिरेटर्स। पर उन 29 लोगों के नाम अभी तक पब्लिक नहीं हुए हैं। तो ये क्वेश्चंस बनते हैं, कौन हैं ये 29 लोग? क्या किया था उन्होंने? क्यों प्रोटेक्शन मिला उन्हें? क्या वो विटनेसेस थे या इन्वॉल्व थे क्राइम्स में? और ये आंसर्स दोस्तों अभी तक नहीं मिले हैं। अब तक हमने बात की है क्रिमिनल्स की, फाइल्स की, कंट्रोवर्सी की, पर सबसे इंपॉर्टेंट कौन है इस पूरी कहानी में? सर्वाइवर्स, वो बच्चियां जो विक्टिम्स बनी, जो आज भी उस ट्रॉमा के साथ जी रही हैं, जो आज भी जस्टिस के लिए लड़ रही हैं। एग्जैक्ट नंबर बताना मुश्किल है, पर एविडेंस सजेस्ट करता है हंड्रेड्स, शायद थाउजेंड्स ऑफ गर्ल्स विक्टिमाइज हुई ओवर अ डेकेड। बहुत सी गर्ल्स वल्नरेबल बैकग्राउंड से थीं, स्ट्रगलिंग फैमिलीज, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, अनस्टेबल होम सिचुएशंस। एनी फार्मर, जो 16 साल की थीं जब एप्स्टीन और मैक्सवेल ने अब्यूज किया, वो डिस्क्राइब करती हैं कि ग्रूमिंग कैसे वर्क करती थी। वो कहती हैं मैक्सवेल ने उन्हें स्पेशल फील कराया, शॉपिंग ले गईं, इंटरेस्ट दिखाया उनकी लाइफ में, उन्हें लगा कि एक मेंटर है जो हेल्प कर रही है। उनकी फैमिली को भी मैनिपुलेट किया गया, उनकी मॉम ने उन्हें एयरपोर्ट ड्रॉप किया। ये कोई सीक्रेट नहीं था, सब सोचते थे कि ये ग्रेट अपॉर्चुनिटी है। इस मैनिपुलेशन ने विक्टिम्स को कॉम्प्लिसिट फील कराया, अशेम्ड फील कराया, इसीलिए बहुत लोग कम फॉरवर्ड नहीं कर पाए। लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट देखें तो कोर्टनी वाइल्ड, जो 14 साल की थीं जब अब्यूज स्टार्ट हुआ, वो स्ट्रेट ए स्टूडेंट थीं, फर्स्ट चेयर ट्रम्पेट प्लेयर थीं, चीयरलीडिंग कैप्टन थी। अब्यूज के बाद उनकी लाइफ कंप्लीटली चेंज हो गई। एशली रूब्रिक्ट अपनी हाई स्कूल ईयर बुक्स देखती हैं और विजिबल चेंज देख सकती हैं अपने डिमीनर में बिफोर और आफ्टर एप्स्टीन। मैक्सवेल के ट्रायल में कैरोलिन, एक विटनेस ने टीयर्स में टेस्टिफाई किया। उन्होंने एडमिट किया कि वो एडिक्टेड हो गई कोकेन और स्लीपिंग पिल्स से। ट्वाइस अरेस्टेड हुई ड्रग पोजेशन के लिए। जब मैक्सवेल के लॉयर ने सजेस्ट किया कि वो टेस्टिमनी मनी के लिए कर रही हैं क्योंकि उन्हें $2.8 मिलियन मिले थे एप्स्टीन एस्टेट से, कैरोलिन ने बोला, मनी विल नॉट एवर फिक्स व्हाट दैट वुमन डिड टू मी। और ट्रॉमा सिर्फ पास्ट का नहीं है, ये ऑन गोइंग है। सर्वाइवर्स डिस्क्राइब करते हैं स्ट्रेंज लुक्स जब वो अपने बच्चों को स्कूल ड्रॉप करती हैं, स्टोरी टीवी पर फार्मेसी में देखती हैं, डिज्नी वर्ल्ड फैमिली ट्रिप पर लोग डिस्कस करते हैं। रीसेंट डॉक्यूमेंट्स रिलीज ने और ट्रॉमा ऐड किया है। विक्टिम्स के नेम्स एक्सपोज हो गए, न्यूड फोटोज रिलीज हो गए। एनी फार्मर कहती हैं कि वो रियली अपसेट हैं। वो कहती हैं इट फील्स लाइक वेपनाइज्ड इनकॉम्पिटेंस। डॉक्यूमेंट्स हैं जहां 50 नेम्स हैं और सिर्फ एक रिडैक्टेड है, ये कैसे जेन्युइन मिस्टेक हो सकता है? कुछ सर्वाइवर्स फियर करती हैं कि वीडियोज ऑफ देयर अब्यूज एज चिल्ड्रन एग्जिस्ट करते हैं फाइल्स में और पब्लिक हो सकते हैं। पर इन सब के बावजूद
इन सब ट्रॉमा के बावजूद, पब्लिक स्क्रूटिनी के बावजूद, सिस्टम फेलिंग देम अगेन एंड अगेन के बावजूद, ये सर्वाइवर्स हार नहीं मान रही हैं। सितंबर 2025 में सर्वाइवर्स गैदर हुई कैपिटल हिल पर, पब्लिकली शेयर की अपनी स्टोरीज, डिमांड किया फुल ट्रांसपेरेंसी। मरीना लसेडा, जो माइनर विक्टिम 1 थी 2019 इंडाइटमेंट में, पहली बार पब्लिकली बोली, वी आर हियर, वी वांट दिस बिल टू पास, वी नीड ट्रांसपेरेंसी, वी आर टायर्ड ऑफ दिस बीइंग कॉल्ड अ होक्स। जीना लीसा जोन्स, जो 14 साल की थीं जब एप्स्टीन ने अब्यूज किया, टीयर्स में बोली, आई न्यू आई वॉज जस्ट अ लिटिल किड, बट समटाइम्स आई स्टिल फील इट वॉज माई फॉल्ट। कोर्टनी वाइल्ड ने एम्फसाइज किया, इट्स टाइम फॉर अस टू सी बिहाइंड द कर्टन, वाई वॉज जेफरी एप्स्टीन सो प्रोटेक्टेड, हु इज स्टिल बीइंग प्रोटेक्टेड, हु प्रोटेक्टेड देम ऑल। लिज टेन, जो अब एडवोकेट है और ह्यूमन ट्रैफिकिंग के अगेंस्ट काम करती हैं, कहती हैं, दिस इज नॉट अ पॉलिटिकल इशू, दिस इज अ क्राइम। The emotional turmoil of coming out and telling your story, the risk to your safety, your life changes forever. No one is doing this for any reason other than to find the truth and to seek justice. ये है उनकी रेजिलियंस, उनकी करेज, उनका रिफ्यूजल टू बी साइलेंस्ड, और यही है इस कहानी का सबसे पावरफुल पार्ट। तो दोस्तों, ये है एप्स्टाइन फाइल्स की कहानी। एक ऐसी कहानी जिसमें एक पावरफुल मैन अपनी वेल्थ और कनेक्शंस यूज करके हंड्रेड्स ऑफ यंग गर्ल्स का एक्सप्लॉयटेशन करता रहा, और जब फाइनली पकड़ा गया तो भी जस्टिस सिस्टम ने फेल कर दिया। 2008 में शेमफुल प्ली डील, 2019 में डेथ इन कस्टडी विथ सो मेनी अनआंसर्ड क्वेश्चंस, और 2026 में इनकम्प्लीट फाइल रिलीजेस, पुअर रिडैक्शंस, नो न्यू प्रोसिक्यूशंस। पर यह कहानी सिर्फ डार्कनेस की नहीं है, ये कहानी है रेजिलियंस की भी। वो सर्वाइवर्स जो आज भी जस्टिस के लिए लड़ रही हैं, कैपिटल हिल पर जाके अपनी स्टोरी शेयर कर रही हैं, कोर्ट रूम में जाके टेस्टिमनी दे रही हैं। डिस्पाइट ट्रॉमा, डिस्पाइट पब्लिक स्क्रूटनी, डिस्पाइट सिस्टम फेलिंग देम अगेन एंड अगेन, वो हार नहीं मान रही हैं। आज भी लॉ मेकर्स फाइट कर रहे हैं कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी के लिए, सर्वाइवर्स यूनाइट हो रहे हैं अकाउंटेबिलिटी डिमांड करने के लिए, और पब्लिक वॉच कर रही है, क्वेश्चन कर रही है। क्योंकि जब तक पूरी सच्चाई सामने नहीं आती, जब तक सभी गिल्टी लोग अकाउंटेबल नहीं होते, जब तक सिस्टम प्रोटेक्ट करता रहेगा पावरफुल को और फेल करता रहेगा वल्नरेबल को, तब तक ये फाइट जारी रहेगी। तो दोस्तों, आज हमने सुना एक डार्क चैप्टर ऑफ पावर एंड अब्यूज, पर हमने ये भी देखा रेजिलियंस, करेज, द रिफ्यूजल टू बी साइलेंस्ड। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, इस स्टोरी को याद रखिए, शेयर कीजिए, क्वेश्चन कीजिए, क्योंकि चेंज हम सब से ही आता है। और हमेशा याद रखिए, पावर कितनी भी बड़ी हो, ट्रूथ एक दिन जरूर सामने आती है। थैंक यू फॉर लिसनिंग दोस्तों, और याद रखिए, जो लोग पावर में हैं वो अकाउंटेबल हैं, वो अबव द लॉ नहीं हैं। सर्वाइवर्स की आवाज़ मैटर करती है, ट्रूथ मैटर करती है, जस्टिस मैटर करती है, और जब हम सब मिलकर स्टैंड लेते हैं तब चेंज होता है। तो आप सबसे मेरा एक ही मैसेज है, स्टे अवेयर, स्टे इन्फॉर्म्ड, स्टे क्वेश्चनिंग, क्योंकि एक इन्फॉर्म्ड सोसाइटी ही क्रिएट कर सकती है एक जस्ट सोसाइटी। थैंक यू। जय हिंद।